लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इस बीच सड़क किनारे चाहे बड़े मकान हो, बिल्डिंग हो या फिर खंबे हो, बैनर, पोस्टर और वॉल पेंटिंग से पट गए हैं। जी हाँ, बड़े बड़े नए नए प्रत्याशी आ गए हैं और ताकतवर पार्टी के ताकतवर प्रत्याशी मैदान में दावा ठोक रहे हैं कि इस बार भैया लोकसभा में हमें मौका मिल जाए और इस बार किसी भी जनपद का, किसी भी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम करें। लेकिन सवाल यह है कि कौन योग्य है, कौन आपके क्षेत्र का, आपके जिले का, आपके लोकसभा का विकास कर सकता है। हम भदोही में घूमते हैं तो ढेर सारी समस्याएं होती हैं और दीवारों पे देखते हैं जगह जगह तो तमाम वॉल पेंटिंग है कि भैया फलाने आदमी फलाने पार्टी से आ गए हैं। उसी में से एक और वॉल पेंटिंग दिखाई देता है डॉक्टर सत्यमेव जयते का। तो हमें लगा भैया डॉक्टर सत्यमेव जयते कौन है, कहाँ के हैं, क्या चाहते हैं, आखिर मंशा क्या है, सब कुछ जानने का प्रयास रहा। हमने काफी रिसर्च करा जनपद में तो कई लोगों ने बताया कि जी हाँ आ रहे हैं मैदान में, काफी गुस्दावा भी है। तो हमने इनसे संपर्क किया और आज मिल गए हैं, इनसे बातचीत किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आखिर इनकी मंशा क्या है। क्योंकि भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस तमाम ऐसे दल हैं जो वास्तव में पहले से मैदान में है, लेकिन एक नया नाम, एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ डॉक्टर सत्यमेव जयते हैं। वास्तव में इनका असली नाम क्या है, क्या यही नाम है या फिर कोई और नाम है, तमाम सवाल है। लेके चलते हैं, मिलाते हैं आपसे और पूछते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद मित्र, सत्यमेव जयते। मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपका नाम डॉक्टर सत्यमेव जयते है या फिर कोई और नाम है, आपने शौकिया इसे अपना नाम रख लिया है? मेरा नाम डॉक्टर श्यामधर तिवारी था, जो मेरे नाना जी द्वारा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के राज्यकर विभाग में राजकीय सेवा करते हुए मेरी सत्यनिष्ठा को देखकर मेरे साथी मित्र मुझे सत्यमेव जयते के नाम से भी जानते हैं और मैंने औपचारिक रूप से शासन को भी लिख भेजा है कि मेरा नाम डॉक्टर सत्यमेव जयते भारत लोक मंगल है। तो ये दो मेरे नाम हैं। जी बिल्कुल, अब देख रहे हैं वॉल पेंटिंग करवा रहे हैं लोकसभा 78 डॉक्टर सत्यमेव जयते, तमाम चीजें। क्या मंशा है, क्या सोच है, किस सिद्धांत से आप यहाँ रहे हैं जनपद भदोही में लोकसभा 78 में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? निर्दल आएंगे, किसी पार्टी से आएंगे या कैसे आएंगे, कुछ स्पष्ट करिए। भारत का एक चित्र मेरे मानस पर है। ऐसा लगता है कि पीछे के कुछ जन्म हमने भारत में लिए हैं और भारत के स्वाधीनता संग्राम में कोई भूमिका थी। 25 वर्ष की राजकीय सेवा करके और अधिकारियों के व्यापक भ्रष्टाचार को देख करके गहरा संतोष है और मैं लोकमान्य तिलक जी का शपथ लेकर कहता हूँ, सुभाष चंद्र नेताजी घोष का, चंद्रशेखर आजाद जी का, कि जिस प्रकार का शासन और प्रशासन हमारा है यह स्वीकार नहीं है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। पिछले 75 वर्षों में देश ने अनेक चुनौतियों को पार किया है, लेकिन जनता का जीवन जो अच्छा हो सकता है उसके लिए आवश्यक है कि हमारी शासन और प्रशासन की प्रणालियों में गुणात्मक अंतर आए। यह कैसे आएगा, हम कैसा सोचते हैं, कौन करेगा, इन विषयों को लेकर के यह चिंतन है। हनुमान जी महाराज से यह प्रेरणा आई कि अब मैं प्रशासन का कार्य छोड़ करके शासन के क्षेत्र में आऊं। और भारत में परिवर्तन के कई कारण हैं, कई स्थान हैं, केंद्र हैं, जिसमें राजनीति एक केंद्र है, संसद एक स्थान है जहां से अनेक नियम कानून बनते हैं। भारत के संसाधनों का सदुपयोग करने का एक निर्णय अधिकार स्थान संसद है। इन बातों को देख करके हमारा जो संगठन है सत्यमेव जयते न्यास, जो 15 वर्षों से वाराणसी में जब मैं था बना था, अनेक विभाग के उसमें ईमानदार अधिकारी थे और ऐसे अनेक और संगठन, आर्ट ऑफ लिविंग, अनेक अन्य संगठनों ने मिलकर के निर्णय किया कि हम लोगों को हार जीत की चिंता किए बिना भारत के ऋषियों के आदर्शों, सिद्धांतों को, आधुनिक विज्ञान को, प्राचीन ज्ञान परंपरा को लेकर के आगे आना चाहिए। 75 वर्ष हो गए और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से नई राजनीति का प्रयास कर रहे हैं, लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को अपना एक योगदान करना चाहिए। इन बातों ने निश्चय कराया कि हमको क्षेत्र में राजनीति में आना चाहिए। प्रयाग से काशी के मध्य, प्रयाग मेरी जन्मभूमि है, काशी मेरी कर्मभूमि है, मध्य में हमारा स्थान है जहाँ कभी प्रयाग और काशी का मिलन हुआ करता था भदोही जनपद के पूर्व। अब भदोही जनपद बना तो भदोही हमारी लोकसभा है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का मैं विद्यार्थी छात्र नेता रहा हूँ। उस समय ऐसा कुछ विचार नहीं था कि मैं राजनीति करना है, लेकिन ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जानता हूँ जो बेशर्मी से 2500-30 वर्षों से करोड़ों रुपए की जब राजकीय क्षति करते जा रहे हैं और उन विषयों को जब रखा जाता है तो उसमें दूसरे अधिकारी मिलकर के भी गोलबंद होकर के उसको दबाते छिपाते हैं। वाराणसी हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, ऐसे अन्य जनपद हो, तो लगता है कि या तो हम संन्यास लें और या तो लगता है कि हम स्वामी विवेकानंद की तरह हिमालय में न जाकर के समाज में आकर के योद्धा का कार्य करें। आज देश को स्वाधीन कराने का कार्य उस प्रकार से नहीं है जैसा कभी था, लेकिन देश बदल रहा है, देश और बदलेगा
आने वाले 10-20 वर्षों में देश और बदल जाएगा और हमारे कार्यालय हमारी जनता के लिए काम करेंगे। अभी हमारे कार्यालयों में जनता के लिए काम कम होता है और वहाँ जो बैठे होते हैं पहले वो अपने लिए कार्य करते हैं, जनता का। इसी में टोकेंगे आपको, अधिकारी अपने लिए काम करते हैं। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, यहाँ के सांसद हैं, विधायक है, प्रमुख है, प्रधान है, मतलब पूरा उनका एक पैनल है। बावजूद इसके कहते हैं कि देखिए हमारी सरकार है, हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है, हम लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे। उनके पास एक अपना मजबूत आधार है, उनके पास धर्म है, ज्ञान है, पूंजीवाद है, तमाम चीज राष्ट्रवाद है, उसके आधार पे पूरी इमारत खड़ी हुई है भाजपा की। ठीक है, अब उसके सामने अपने आप को कहाँ पाते हैं भैया? लोकसभा के चुनाव में इतनी बड़ी राष्ट्रवाद की आंधी चलेगी, उसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं, कहाँ टिक पाइएगा? हमारे शास्त्र कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब भगवान राम रावण के समक्ष खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि विभीषण ने प्रश्न किया कि कहाँ लड़ेंगे आप, उसके पास रथ है और आपके पास क्या साधन है? तो यह चिंता नहीं है, जैसा कि हमने कहा हारेंगे कि जीतेंगे। पहला प्रश्न यह है कि प्रश्न उठना चाहिए, क्या आवश्यकता है देश की, यह प्रश्न उठाना पहला हमारा कार्य है। और इसके पश्चात सभी हमारे हैं और मैं सबका हूँ, यानी चाहे वो भाजपा कहने को, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जो भी है इस क्षेत्र में वो सब हमारे हैं। पहली बात यह है, और उन्हीं से इन दलों का जन्म हुआ है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कभी कोई दल नहीं था और दूसरा दल था, आज वो दल नहीं है, कोई और दल है। और इन दलों को भी अच्छे नेताओं की आवश्यकता है, भाजपा को भी अच्छे नेताओं की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी हैं, राज्य में मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन सभी की क्षमता तो ऐसी नहीं है, देश को तो 1000 नेता चाहिए। तो हम समझते हैं कि उन दलों की भी चिंता है, उनके नेताओं की, उनको अच्छा नेतृत्व करने वाले युवा, ऊर्जावान, दृष्टि संपन्न, सोचने काम करने वाले लोग चाहिए। तो हम उस रूप में भी अपने को देखते हैं। दूसरा, यह एक जीवन यात्रा चल रही है, पीछे भी जन्म लिया था, जो हमारा सिद्धांत है पुनर्जन्म का, आगे भी जन्म लेंगे। अभी का जो जन्म है, हम समझते हैं कि हमको अपना काम लेके बढ़ना चाहिए। यदि हमारी क्षमता को, कार्य को कोई पहचानेगा तो वो हमारा है, हम उसके साथ हैं। यदि वो नहीं पहचानेगा तो बहुत पहले से प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, भाजपा भी कहती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि देश सबसे ऊपर है, उसके बाद दल है, उसके बाद व्यक्ति है। तो ऐसे में देश का काम बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के लोगों का कार्य विचार आवश्यक होता है। हम उसमें, हमारी जो शिक्षा है, जो संस्कार है, आध्यात्मिक, आधुनिक, वैज्ञानिक जो हमारी शिक्षा है, ज्ञान है, समझ है और प्रभु की प्रेरणा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमने राजनीति में आने का निश्चय 6 माह पूर्व किया। तो ये भदोही जो क्षेत्र है, और ऐसे अनेक उदाहरण है कि क्षेत्र की जनता ठान ले तो कोई दल क्या, कोई व्यक्ति क्या, वो जो चाहेगी वो होता है। और भदोही के 975 ग्राम पंचायतों में जा रहा हूँ। भदोही में तो जाति जाति होता है, कोई आके कहता है कि देखिए हमारी पार्टी पीडीए की पार्टी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की पार्टी है, कोई कहता नहीं हम ओबीसी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, हमारी सवर्णों की पार्टी है। ये तमाम चीजें हैं जो चुनाव में अक्सर कहे जाते हैं और इसकी चर्चा होती है। आप, मेरा भी सवाल ये होगा कि किस पार्टी में आपका रुझान है, या फिर किसी पार्टी से आप आ रहे हैं, क्या आप भाजपा से आ रहे हैं, सपा से आ रहे हैं, निर्दल आ रहे हैं, किसी संगठन से आ रहे हैं, आपका सिंबल क्या होगा? लोग किस सिंबल पे वोट करेंगे और आप चुनाव करेंगे? देखिए, जैसा हमने आपको स्पष्ट संकेत किया कि हम एक आध्यात्मिक भारत का दृश्य देखते हैं और इस क्षेत्र में हमारे हजारों मित्र हैं, साथी हैं, संपर्क हैं, संबंधी है, छात्र नेता रहा हूँ। तो भ्रमण के समय यह आया कि अनेक लोगों ने प्रश्न किया, हमारे पास लगभग हर दल से प्रस्ताव विचार आए, भाजपा को छोड़ करके सपा में भी लोगों ने हमको आग्रह किया, कांग्रेस और अन्य भी किया, जहां विचार का विषय नहीं था, क्योंकि राजनीति में व्यावहारिकता भी चाहिए। भाजपा का विषय यह है कि हमारे जो अनेक साथी संपर्क हैं वो आधे हमारे समर्थक हैं, उनमें से आधे भाजपा को भी चाहते हैं, धर्म संकट है उनका। तो उस धर्म संकट को देखते हुए एक व्यावहारिक राजनीति में हमने अपने मन को तैयार किया कि यदि भाजपा हमको अपना पात्र पाती है, उसको समझते हैं कि उसके लिए हम उनके विचारों कार्यों को हम प्रामाणिक रूप दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के सपने को हम बढ़ा सकते हैं, मूर्त रूप दे सकते हैं, तो उस पर विचार करेंगे। और यदि भाजपा हमको समझती है कि नहीं, जातिगत दृष्टि से कोई और व्यक्ति उपयुक्त है, तो हमारे लिए सत्य महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, हम फिर इस देश के लिए, इस जनता के लिए जो कार्य हम उसको लेकर के बढ़ेंगे, चलेंगे। हारना जीतना ये विषय महत्वपूर्ण है। इसी में एक सवाल जन्म लेता है, आपने अभी भी कहीं न कहीं भाजपा का समर्थन किया कि अगर भाजपा हमें चाहती है कि हम उसके पार्टी से आए, उस सिंबल से आए, तो हम तैयार हैं। अगर नहीं चाहती है तो फिर हम स्वतंत्र होके अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, कहीं न कहीं आप भाजपा का बायकॉट भी करेंगे। तो स्पष्ट करिए कि भाजपा की विचारधारा को आप सहमति देते हैं कि नहीं देते हैं? देखिए, मैं इसे स्पष्ट करूं
कि भाजपा नहीं, भाजपा तो थोड़ा ऊपर की बात हुई जी। जनता की बात कर रहा हूँ कि हमारे जो समर्थक हैं, हमने काशी से प्रयाग तक जब पदयात्राएं किया, भ्रमण किया, तो अधिकांश जो समर्थक हमारे आए, ये उनका आग्रह था कि आप जो है भाजपा का टिकट क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं प्रयास करते, अपना बात आवेदन विचार करिए, मन बनाइए। प्रश्न यहाँ स्पष्ट है। और तब इस भ्रमण के बाद हमने मन बनाया कि ठीक है, एक विषय को लेकर के जो आपने कहा भ्रष्टाचार, उस एक विषय पर हम देखते हैं कि हमारा मत अलग है, भिन्न है, लेकिन शेष सभी विषय और विचार हमारे भाजपा से मेल खाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए अब भाजपा की अपनी राजनीति है, हमारी ईश्वर की प्रेरणा से साथियों, मित्रों, संगठन की एक सोच है। तो अब प्रश्न यह है कि जब समय आएगा, राजनीति आएगी, तो भाजपा किसको विचार करेगी, ये उनका निर्णय है। हमारे साथ विचार करेंगे तो मैं तो इतना खुला हुआ हूँ कि राजनीति को एक नई कक्षा में ले जाना है। हम केवल 5 वर्ष और 10 वर्ष नहीं देख रहे हैं, हम अगले 25 वर्ष को भी देख रहे हैं। केवल 2024 ही नहीं देख रहे हैं हम 2024 से लेकर के 2047 भी देख रहे हैं। और भदोही के गांव-गांव को जन को मथेंगे और प्रभु पर विश्वास करते हैं। हमको ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। ठीक है, भदोही के कुछ समस्याएं आप गिना दीजिए, 4-5 जो लगता है कि भदोही की जो जनता है वो समस्या से ग्रसित है, तो इसका निराकरण होना अति आवश्यक है। हाँ। हम चाहते हैं कि कम से कम 5 समस्या हमारे दर्शकों को बताइए, जो जनता देख रही है वो जाने कि हाँ वास्तव में आप भदोही को लेकर काफी चिंतित हैं, काफी एक्टिव हैं। सबसे पहले भदोही की जो ग्रामीण सड़कें हैं, कुछ क्षेत्रों में ठीक हैं, कई क्षेत्रों में नहीं ठीक हैं। तो सड़कें हमारी 12 महीने 5 वर्ष खूब अच्छे हों, मोटरेबल हों और सभी के काम आती है, तो सड़क एक समस्या है। मार्ग मुख्यमंत्री जी कह तो रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क हम बना रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जहां इंटरलॉकिंग नहीं लगवा देंगे। इधर विधायक जी कह रहे हैं कि हम भी इंटरलॉकिंग लगवा रहे हैं। सांसद जी कह रहे हैं कि अरे भैया इतना धन आ गया है कि रास्ता बचा ही नहीं, सब बनवा दिए, तो रास्ता की समस्या आई ही नहीं है, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो ये समस्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये वास्तव में है या फिर बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं? मैं अपनी बात कहूंगा, जो आपने प्रश्न किया है, सड़क की समस्या है जी। जैसे मैं जहाँ से आता हूँ, बरौत मेरा गांव है जी। और बरौत से हम सीतामढ़ी को चलेंगे, यदि आप भी वहाँ आए हो तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है सीतामढ़ी जी। सड़कें इतनी खराब है कि नई गाड़ी भी वहाँ जो है आपको मतलब आपका दम निकलने लगेगा, गाड़ियाँ टूट जाएगी, गर्दन टूट जाएगा व्यक्ति का। तो एक तो यह है कि सड़क पर निरंतर काम की आवश्यकता है। कई स्थानों पर सड़कें अच्छी हैं, ये भी स्वीकार करना होगा, लेकिन कई स्थानों पर सड़कें बहुत ही खराब हैं, ये भी सच्चाई है। तो एक तो आपने समस्या गिनाने को कहा कि मेरी समझ क्या है, कहाँ मैंने देखा है। सड़क दूसरी बहुत पुरानी समस्या चल रही है कि भदोही क्षेत्र अपने दक्षिण के संबंधों से एकदम कटा हुआ है। हम लोगों के ननिहाल, ससुराल, इस क्षेत्र के अधिकांश गंगा पार है। तो गंगा जी पर भदोही क्षेत्र में एक सेतु पक्का बनना चाहिए, जिससे 12 महीने लोगों का आवागमन हो, इससे आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। ये दूसरी बड़ी समस्या, विशेष करके कोनिया के क्षेत्र में, डीग विकास खंड में बाढ़ के समय में कुछ गांव बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं और वहां लोगों का जीवन बहुत दुभर कठिन हो जाता है। तो इस पुल से वहां लोगों का जीवन अच्छा होगा, ये समस्या का समाधान होगा। हाँ, ठीक है। और तीसरी समस्या, जिसे अपनी सेवा काल में मैं पहली समस्या के रूप में देखता चला रहा हूँ, कि नागरिकों का शोषण हर कार्यालय में होता है, थानों में और तहसीलों में। ये समाप्त होना चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि अपने खेत की नाप करानी है और वह प्रार्थना पत्र दे करके बैठा है, दौड़ रहा है, बार बार जा रहा है, वर्षों लग जा रहे हैं, तो ये समस्याएं दूर होनी चाहिए। सरकार द्वारा निर्धारित है कि 1 माह में नाप हो जानी चाहिए, तो 1 माह में नाप होनी चाहिए। ये इस पर सांसद, विधायक जो भी हैं, उनको जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए। सांसदों का उपलब्ध होना अपने में एक समस्या हो गई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे तो कहाँ पाएगा, कब पाएगा, ये एक अपने में समस्या है। तो ये भी एक समस्या है। अस्पतालों में देखा है, अभी जैसे एक व्यक्ति का पैर सड़ गया है, डायबिटिक थे, पैर कटने की नौबत है, उस व्यक्ति को अस्पतालों में एडमिशन नहीं हो रहा था, बीएचयू हो या स्वरूपरानी हो। हमारे संपर्क में बात आई तो प्रयास करके डॉक्टरों से बातचीत करके कैसे उनको भर्ती कराया। अब प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य की जो हमारी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो हैं, लेकिन मैं यहाँ एक बात ईमानदारी से कहना चाहूँगा, जो भी नेता कहते हैं उनकी अपनी एक समझ होती है राजनीति की। हमारी समझ ये है कि संसाधन हमारे कम हैं, हमारे अस्पतालों में लंबी लाइनें लगती हैं,
जनता थक जाती है, अपना उपचार पाने के पहले टूट जाती है। तो हमको अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को और बढ़ाने की आवश्यकता है और स्थान स्थान पर उपलब्ध कराने की, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है। 2008 में भदोही में एक 100 शैय्या अस्पताल शुरू हुआ, कुछ सालों तक काम भी हुआ, कई करोड़ रुपए फंड भी वहाँ आया। इसके बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, कई सालों तक जो है कि वो काम रुका रहा, आंदोलन हुए, तमाम तरह के वहाँ पे कार्यक्रम लोग जनता करती रही कि भैया अस्पताल कम से कम शुरू हो जाए। एक महा हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया। इसके बाद वहाँ पे ओपीडी की व्यवस्था शुरू की गई। एक अमर उजाला खबर में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर 10 महीने में 5481 मरीजों को बेरंग लौटाया गया, महज 21 मरीजों का मरहम पट्टी किया गया। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जो भदोही के नेता अपने आप को कहते हैं कि हम भदोही की आवाज़ बनेंगे, ऐसे स्थानों पे क्यों नहीं जाते हैं? उन डॉक्टर्स को या फिर यहाँ के सीएमओ साहब से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आपकी व्यवस्था आखिर इतनी है? अभी आपने कहा कि संसाधन नहीं है, हमारे पास अस्पताल भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर वास्तव में जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं है। ये सीएमओ साहब की जिम्मेदारी है, भदोही के नेताओं की जिम्मेदारी है कि आपस में एक वार्ता स्थापित करें और एक व्यवस्थित स्थिति को सुधार करें। क्या कहते हैं 100 शैय्या अस्पताल पर, क्या राय है आपकी? मैं तो मित्र जो कर रहा हूँ उसका समर्थन ही आप कर रहे हैं। संसाधन में क्या बातें आती हैं? संसाधन में बिल्डिंग चाहिए, मशीनें चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, तो उसके पीछे जो एजेंट्स लगते हैं, रिएजेंट्स लगते हैं, केमिकल लगते हैं, वो सभी चीजें चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पैरामेडिकल चाहिए, ये सब चाहिए। प्रयास किया आपने सीएमओ साहब से कभी मुलाकात? तो प्रश्न ये है, हाँ, प्रश्न ये है कि हमको भारत की जो जनसंख्या है, प्रति 1000 जनसंख्या पे जो हमारे अस्पताल हैं, जो विकसित देशों की संख्या है, जो हमारे देश की संख्या है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो संसाधन हैं वह भी पूरा काम नहीं कर रहे हैं और उतने भी पर्याप्त नहीं, और भी संसाधनों की स्थान स्थान पर आवश्यकता है। क्यों? यहाँ कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो लगभग व्यक्ति को या तो प्रयाग जाना है या तो वाराणसी जाना है, BHU जाना है। भदोही जनपद में छोटे मोटे रोगों को छोड़ दे तो कोई बहुत उपचार के स्तरीय व्यवस्था नहीं है। एक प्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के रूप में ये बात रख रहा हूँ कि भदोही हाईवे पर है, राजमार्ग पर है, गोपीगंज स्थान है, कोई घटना हो जाए तो यहाँ हमें और अच्छे अस्पताल चाहिए और दक्षता के, कुशलता के उपकरणों के, मशीनों के चाहिए। और जो प्रश्न आपने किया, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये डॉक्टर सत्यमेव जयते अपने तीखे वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। हमारा सवाल और उनका जवाब कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। बाकी क्या आपको लगता है कि आपके सवाल हमने किए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर जो कुछ अधूरा रहेगा अगले पार्ट में हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। सत्यमेव जयते।